हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त हैं आप जी सर। आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दूं कि बीच से ही वीडियो कट हो गया होगा। ठीक है, मतलब एंड में हमने पूरा कर नहीं पाया। रीज़न क्या था कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मोबाइल से ही बन रही है और मोबाइल से बनने के कारण ये जो वायर है ना, ये वायर पैर में लग गया और मोबाइल कहाँ गई नीचे आ गई है ना, गिर गया। तो पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए हमें कट करके डालना पड़ा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब उसी से है ना, मतलब जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसी से आगे आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो हो सकता हो कि ये वीडियो आज लंबा हो, है ना, काफ़ी लंबा बन जाए, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को काम क्या करना है, लॉकडाउन है, घर पे बैठना है, तो सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटा मेरे साथ दे देना, बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे साथ लगे रहिए और आपका भला होगा, है ना, आपको सीख मिलेगी। ठीक है, तो अब आपका वर्क क्या है, आपका वर्क ये है कि आप कॉपी लीजिए और कलम लीजिए और मोबाइल के सामने बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये कोई वायर हो और इसमें ये करंट आई बह रहा है, ठीक है ना, तो अगर इस पूरे वायर के कारण, ऐसा हमने देखा था, ये बताया था किसने, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने प्रूव किया था कि अगर कोई वायर है, अगर उसमें करंट का प्रवाह हो रहा है तो उसके कारण, है ना, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी उत्पन्न होती है। ये बात हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक, फिर उन्होंने वो बता नहीं पाए और संयोगवश चले गए, है ना, पृथ्वी को छोड़कर, यानी दुनिया को छोड़कर। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था बायो सेवर्ट। क्या नाम था? बायो सेवर्ट। तो उन्होंने अपना रूल दिया कि अगर कोई वायर है, अगर उसमें करंट बह रहा है ना, तो उसकी सूक्ष्म लंबाई, थोड़ी सी लंबाई के कारण मैं किसी बिंदु पर, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी लंबाई, ये थोड़ी सी लंबाई dl, इसके कारण मैं इसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बता सकता हूँ। ये सूक्ष्म लंबाई होनी चाहिए और ये सूक्ष्म लंबाई उसी डायरेक्शन में लेना है जिधर की ओर करंट का प्रवाह हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ से मान लीजिए कि इस r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है और यहाँ से एंगल ये कितना बना रहा है, थीटा। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक ना, यानी अगर हम केवल परिमाण लिखें, परिमाण के रूप में आपका आया था dB बराबर μ0/4π, ठीक ना, 4π I dl sin θ/r², कुछ ऐसा आया रहा होगा पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, थीटा क्या होता है? थीटा ये है, ये जो dl है सूक्ष्म लंबाई का, जो किसकी दिशा में है, करंट की दिशा में, वो, और ठीक है, ये जो वेक्टर r है, ये r, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ये भी ध्यान रखना आपको, इस कोण का बहुत खेल है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी राशि है, मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सी राशि है, एक वेक्टर राशि है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये कौन सी राशि है, एक वेक्टर राशि है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर मैं वेक्टर की, तो परिमाण होगा, अगर वेक्टर के रूप में लिखूँ, यानी सदिश के रूप में, ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π, ठीक है, μ0/4π। एक काम करूं मैं, हम लोगों को पता है वेक्टर के फॉर्म में लेना है, किसका किसका, D और R का लेना है ना, तो dl अगर मैं यहाँ पर क्रॉस R करूँ तो बराबर क्या होगा बताइए, dl r sin θ, ऐसा होगा। आपने पढ़ा था, है ना, नहीं पढ़ा, यानी a क्रॉस b बराबर क्या होता है, a क्रॉस b बराबर होता है ab sin θ, होता है ab sin θ, और n कैप बताता है कि जो डायरेक्शन होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो dl sin θ, dl r sin θ, यहाँ पर r का क्या है, एब्सेंट है ना, r एब्सेंट है, उसको बना लो, तो एक r यहाँ कर दो, एक r यहाँ कर दो, तो नीचे तो हो जाएगा r³ हो गया। अच्छा, ऊपर i dl तो रहेगा ही, ये i को हटा दो, कोई मतलब नहीं, dl यहाँ i पहले कर दो। ठीक है, क्या बचा, dl साइन, यहाँ r³ तो ऊपर एक r होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, dl इंटू r के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ dl क्रॉस r के।
क्या समझ में आ गया? ये है वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, dB बराबर μ0/4π, ठीक है ना। आपको एक बात और पता है, ठीक है ना, आपको एक बात और पता है कि वेक्टर आर कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये तो होता है, यानी आर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वेक्टर आर और यहाँ से एक आर मिल जाएगा, तो आई DL क्रॉस आर कैप, ठीक, अपान यहाँ से देखिए ये आर अपान एक आर, तो ये बदल गया किसमें? इसमें, और एक बचा आर स्क्वायर। ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, अगर क्लियर हो तो नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए, अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कितने बच्चे देख रहे हैं, कितना पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए, नोट हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये थीटा का ही यहाँ पर खेल है। ये थीटा किसके किसके बीच है? DL और ये जो वेक्टर आर है, इनके बीच का एंगल है। ये हमेशा याद रख लेना, ठीक। ज़्यादा आप कोशिश करें कि वेक्टर फॉर्म याद करें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ। सर ये जो कांस्टेंट आया था μ0/4π, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे आप पढ़े थे एप्सिलॉन 0, ठीक उसी प्रकार से है म्यूसाइलन 0, है ना। एप्सिलॉन 0 और μ0 कह सकते हैं ना। तो इसको हम कहते थे क्या चीज़? निर्वात की विद्युतशीलता, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता, ये तो कहते थे विद्युतशीलता, ठीक है। इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? चुंबकशीलता, ठीक है। और इसका जो मान होता है, यहाँ पर इसका मान कितना होता था? 8.85 × 10⁻⁻11, ये तो होता था, ठीक है। और समथिंग, और मात्रक तो आप लिख ही लेंगे, ना हो तो लिख दो, कितना हो जाएगा? न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, कुछ ऐसा समथिंग था। चलिए, यहाँ 12 था कि 11 था? सॉरी 12 था ना, ठीक है, ये था। बात समझ में आ गया? अच्छा, μ0 ये इसका मान होता है 4π × 10⁻⁻7, इसका मान, ठीक है। इसका मान होता है μ0 का 4π × 10⁻⁻7, या मैं अगर ऐसा कह दूं कि μ0 इसको 4π भाग में ले आओ, ये हो जाएगा बराबर 10⁻⁻7। दोनों बात एक ही है ना। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि μ0 जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे ना, तो μ0/4π का मान डायरेक्ट कितना रखेंगे? 10⁻⁻7, ऐसा आप बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके मात्रक की बात कर लें कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक, मेरी बात को याद समझ लेना अभी थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो ये है ना, यानी क्या चीज़? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। किसी बिंदु पर क्या था? चलो थोड़ा सा रुक जाइए, दिमाग थोड़ा, चलिए, ओके। एक्चुअली हुआ क्या है ना, कि हम लोग इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, है ना, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं कि वो दिमाग से जा ही नहीं रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए चलिए ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या है? बी, चुंबकीय क्षेत्र, याद आ जाए, ठीक है ना। अरे भाई, इतने दिन से उसके साथ दोस्ती थी, ऐसे कैसे उसका साथ छूट जाएगा, है कि नहीं भाई? अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र इतनी आसानी से थोड़ी जाएगा जिसके साथ इतना, है ना, समय गुजार चुके हो। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या करना होगा ज़िंदगी में, और कोई भी आगे है तो हम इसकी बात करेंगे, है ना। किसकी? फिर देखो चुंबकीय क्षेत्र का। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप एक अभी याद कर लीजिए, बहुत सारे मात्रक होते हैं। न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, नोट कर लो, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, इसके बहुत सारे मात्रक होंगे। अभी जैसे जैसे आगे फार्मूले में आते जाएंगे हम आपको कराते जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर मात्रक निकालूँ किसका, अब इसका मात्रक पूछता है, ठीक है। एक काम करो, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, यही निकलवा देते हैं। अब यहाँ से μ0 का मात्रक निकालेंगे, यहाँ से फार्मूला से लगाओ। देखो ध्यान समझना, μ0 का अगर मैं मान निकालूँ, परिमाण के रूप में लिखूँ, तो μ0 बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 4π है, कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा, थीटा को कोई मात्रक नहीं, इसका गुणा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? dB, है ना,
तो डी बी इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा आई डी एल, क्या आ जाएगा आई डी एल। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर इंटू आर, आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या है करंट ना, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर इंटू डी एल क्या है मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन बटे क्या आ जाएगा मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए ये b का मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर है ना, और यहाँ तक हो गया। उसके बाद r का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़ i, i क्या हो जाएगा एम्पियर, और dl है दूरी है ना डिस्टेंस, इसका भी मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसल, यहाँ आ गया क्या चीज़ म्यू जीरो का मान न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये ठीक नोट कर लीजिए न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। चलिए बात समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए आगे चलिए। अब यहाँ देखिए इसके बहुत सारे मात्रक हैं, मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं केवल बी का एक मात्रक यूज कर रहे हैं न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बी के और सारे भी मात्रक होते हैं, अगर यहाँ पर मैं बी का मात्रक और लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। देखो कैसे, फाई बराबर क्या होता है बी इंटू ए, जैसे आप पढ़े थे फाई ई बराबर ई इंटू ए, उसी तरीके से क्या हो जाएगा बी इंटू ए है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा फाई अपान ए है ना, फाई अपान ए। तो फाई है फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर, और ए का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि बी का मात्रक बदलेगा तो म्यू जीरो ही ये, ठीक है म्यू जीरो का मान ही क्या हो जाएगा बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। ठीक है आगे चला जाए जी, मिटा दिया जाए ओके। अब यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसके बारे में। अब बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसका डायरेक्शन हम कैसे पता करें। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करा दूँ, मैं डायरेक्शन अभी बाद बताऊँगा। देखिए मैं यहाँ पर अगर ये कह दूँ कि एप्सिलॉन जीरो तथा म्यू जीरो में संबंध ये आता है, ठीक है ये आता है, ठीक है म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो तथा म्यू जीरो में संबंध। तो संबंध कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए, हम लोगों को पता है बहुत इजी तरीका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है बताइए 9 × 10⁻9 होता कि नहीं होता, 9 × 10⁻9। देखिए कैसे f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है ना, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ऐसा हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मान चाहिए तो इसका गुणा इधर है ना, ये भाग में चला जाएगा। तो एक्चुअली आप इसका ये कांस्टेंट होता है, इसका मान इतना होता है 9 × 10⁻9, मात्रक क्या होगा न्यूटन है ना मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लो यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ है ना, किसकी म्यू जीरो की, तो म्यू जीरो का मान कितना बताएगा 4 पाई × 10⁻⁻7। ठीक है ना, अभी मात्रा क्या था न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया सेकंड। यदि मैं समीकरण 1 और 2 को भाग दे दूं, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 1 और 2 को भाग देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही तो हो जाएगा, ध्यान समझिए 1 और 2 से भाग देंगे है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/ है ना 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो आ जाएगा, आएगा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 × 10⁻9, नीचे आ जाएगा 4 पाई × 10⁻⁻7। सब बच्चों को क्लियर है जी सर। अब ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इधर मिटा दें इतना ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नो सर, 4 पाई से 4 पाई ये मर गया, क्या बचा 1 एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा 10 टू पावर कितना हो जाएगा 16 है ना 16। समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर देखो न्यूटन से न्यूटन मरा है, ऊपर बचा क्या चीज़ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये ऊपर पढ़ के चला जाए तो एम्पियर स्क्वायर हो गया है ना, बटे क्या हो गया कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम की बीमा कहीं ना कहीं आप जानते हैं, कूलाम Q बराबर AT होता कि नहीं होता, A और T
यानी कूलाम का मात्रक मैं लिख सकता हूँ, कूलाम का मात्रक यानी सी का मात्रक, कूलाम का मात्रक अगर मैं कूलाम की मात्रक की बात करूं तो देखिए आई बराबर क्या होता है Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी, ये तो होता है I है एम्पियर, A हो जाएगा इसका मात्रक, एम्पियर को A लिख दीजिए और समय को क्या लिख दीजिए T, कोई दिक्कत नो सर। तो यहाँ आ जाएगा कूलाम की जगह पर AT आ जाएगा इसकी जगह, तो यहाँ जाएगा AT स्क्वायर, बात समझ में, A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ε0 μ0 बराबर कितना आ गया 9 इंटू 10⁻16, और ये हो जाएगा मीटर है ना प्रति सेकंड, टी है ना, अब इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यहाँ पर आप टी लिख दें, समय है, तो चलो आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है टाइम है, टाइम का यहाँ पर हम टी ना लिख करके मात्रक लिख रहे हैं तो टी स्क्वायर लिख दें, ठीक है, मीटर ये टी स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। अब आगे चला जाए, देखो अगर मैं इसको लिख दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 देखो ε0 है ना μ0 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा इस पूरे का अगर मैं करूँ तो 3 इंटू 10⁸ है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड टी मान लो, ठीक है, बात समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊँ तो रूट चढ़ जाएगा, 1/√12 कितना μ0 है ना, और ε0 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सेकंड की जगह पर आप टी लिख देना, गलत लग रहा है, मतलब टाइम है, आप चाहे तो यस यूज कर सकते हैं, सेकंड यस, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए ये कहीं ना कहीं किसके बराबर, प्रकाश के वेग की, आपको पता है प्रकाश का वेग कितना होता है 3 इंटू 10⁸ है ना मीटर प्रति सेकंड, बात समझ में आया। चलिए अच्छा नहीं लग रहा ना ये 80 ना, तो यस कर दो, चलो यस कर दो, सेकंड यस कर दो, ठीक है, यस स्क्वायर हो जाएगा है ना, यस हो गया। चलो अब यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, वेग के, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो यहाँ पर आ जाएगा भी, और भी कहाँ आ जाएगा VA है ना, इसकी जगह VA बराबर हो जाएगा 1 ठीक है ना μ0 ε0, ये हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए ये क्या है, प्रकाश का वेग, यानी इन दोनों का किसका ε0 और μ0 का यदि हम रूट ज्ञात करें है ना, मतलब दोनों का गुणा करें और उसका 1/√, ले लें तो बराबर किसके आ जाएगा, y के प्रकाश के वेग के, ठीक है ना, ये आगे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या समझ में आ गया, ये दोनों में संबंध होता है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब कहीं कहीं किताब में देखो VA हमने क्या माना, y में प्रकाश की चाल, और कहीं ना कहीं y में प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट कर देते हैं ना, किससे बताते हैं, c से, तो c क्या है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं c कह दूं तो c बराबर हो जाएगा 1/√12 ε0 और μ0 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया, ये पेपर में लिखा, ये आपको लिखा रहता है ना किताब में, तो क्लियर हो गया। तो ये होता है ε0 और μ0 में संबंध, अच्छे से क्लियर हो रहा है, यदि क्लियर हो रहा हो तो क्या करें, वही भी काम लाइक है ना। चलिए मिटा दिया जाए, जी सर, छी लेक्चर 2 मिट गया। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैग्नेटिक, देखो ना बताया नहीं, इतना ज़्यादा प्यार हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से कि मैग्नेटिक फील्ड को आने ही नहीं दे रहा है ना भाई, जैसी बात है, जब कोई जीवन से एक जाएगा दूसरा आएगा तो पहले वाला तो विरोध करेगा ही करेगा, है ना, सेम उसी प्रकार से गलत जगह मत जाना, यहाँ समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं दे रहा है ना, वो कह रहा मैं आऊँगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कह रहा कि अब मुझे पढ़ाइए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़िए, दुनिया बहुत बड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड में आइए, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, बाकी आप समझ रहे हैं ना जी। देखो यहाँ पर हाथ का इतना खेल होता है ना, ध्यान समझना, दायां हाथ बायां हाथ मैग्नेट में पूरा यही, दायां हाथ बायां हाथ, बहुत लोग ना इसकी उंगलियों को ना यूज करके पैर की उंगली यूज करने लगते हैं, तो आप मत करिएगा कि पैर की उंगली को घुमा, नहीं, दायां हाथ बायां, दायां बायां समझते हो ना, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ध्यान देख लीजिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है। और कुछ बच्चे जीवन में आज तक पेच नहीं घुमाए होंगे, तो जाइए पेच घुमा लीजिए, फिर आकर इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अब यहाँ क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब डायरेक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन, जिस बच्चे को डायरेक्शन नहीं आएगा निकालना मैग्नेटिक फील्ड का,
ये आप समझ लीजिए को उसका न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल बन तो जाएगा, लगा तो लोगे फार्मूले से, लेकिन डायरेक्शन जब पूछेगा ना तो तुम खुद ही घूम जाओगे, है ना। जैसे जैसे थीटा घूमेगा, एंगल घूमेगा, उसी साथ तुम भी घूमते चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो भैया जाइए, आपके पास टाइम है, पहले वीडियो को पॉज करिए और जाके घुमा के आइए। क्या चीज़? पेज घुमा के आएंगे ना। ये लाइट आज ना परेशान कर दी है, ब्लिंक कर रही बार बार। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो पेज घुमा के आ गए होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं। अभी हमने लिखा था, ये है ना, देखिए इसकी चर्चा फिर कर रहे हैं। आई ये थोड़ा सा कुछ चुक सा पार्ट था, है ना, कितना था DL, है ना। और यहाँ पर पॉइंट क्या था, ये R डिस्टेंस पर पॉइंट P था और यहाँ के बीच का ये एंगल था, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, dB बराबर μ0/4 इसमें करंट बह रहा है I, छोटा सा पार्ट DL और इनके बीच का एंगल है ना sin θ/r²। अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तो ऐसा लिख दो, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसा लिख दो, है ना, μ0/4 I है ना DL क्रॉस r/r³, ऐसा कुछ हमने लिखा था। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड एक कौन सी राशि है, वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी अपना होगा। डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक आते हैं, है ना, एक पेच का नियम और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस बच्चे को समझ में आ गया, समझ लीजिए उसका न्यूमेरिकल हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। सिंपल वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला रूल आप लगाएंगे पेच का नियम। किसका नियम सबसे पहले लगाएंगे, पेच का नियम, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। पहले दिशा में क्या लगाएंगे बताइए, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो हेडिंग लगाएंगे आप, ध्यान समझिएगा, यानी बी की दिशा ज्ञात करना। बी की दिशा ज्ञात करना, किसी किसी का तो नाम ही रहता है ना दिशा, किसी का नाम रहता है, किसी, चलो छोड़ो, ये हो गया ना, बी की दिशा ज्ञात करना। तो सबसे पहला क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। अब बहुत लोग बच्चे सोचे इसमें पेच ओच कहाँ आ रहा है ना, पेच का स्क्रू है ना, स्क्रू ड्राइवर देखो कैसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते ना, नहीं सर हम ऐसे भी घुमाते हैं। हाँ मैं ये एग्री कर रहा हूँ कि आप ऐसे भी घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पर यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें कैसे घुमाना है। यहाँ पर दोनों तरीके से घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कब कैसे घुमाना ये ध्यान देना है, ध्यान समझो। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, कहाँ पर पेच रखना और कैसे रखना है, ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पर ये जा रहा है तो यहाँ पर आप समझिए ये हो गया DL, ये क्या हो गया DL, ये हो गया ना, ये DL का डायरेक्शन। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना था, चलो इस पॉइंट पर ले लेते हैं। ये पॉइंट आपका क्या है P, है ना, यहाँ से एंगल कितना था थीटा। पहले क्या ध्यान रखना है कि इस DL, ये जो DL वेक्टर है उसका पूंछ और जो R है ना उसका पूंछ, अगर देखा जाए तो ये पूंछ हो जाएगा। तो इन दोनों के पूंछ को पूंछ से मिला दीजिए। उसके बाद ये समझो पेच का ये नोक है, ये ड्राइवर है, इसको नोक को इसी DL के डायरेक्शन में रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए ना, समझ में आ रहा है, देखो आप ऐसा समझ लीजिए, ये हो गया, ठीक है। ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे रख दो, ऐसे हो गया ना। ये पेच जो है इसकी DL के डायरेक्शन में हो, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसको हम कैसे घुमाएंगे, देखो ऐसे तो घुमाएंगे, ध्यान समझिए, ऐसे यहाँ पर है ना पॉइंट, देखो ये पॉइंट P है, यहाँ से R डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने रख दिया इसको। और उसके बाद इसको हमें कैसे घुमाएंगे भाई, देखो ये इधर की ओर आना ना, देखना इधर की ओर आना है, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे,
ऐसे घुमाएंगे ना, देखो ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ ये DL है, इस पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना था, यहाँ ये DL हुए और इस पॉइंट पर यहाँ से हमें ज्ञात करना था, तो देखिए ये हो गया किस डायरेक्शन में, DL के डायरेक्शन में पेज। फिर से समझिए, देखिए हमने क्या कहा, ये आपका हो गया DL है ना, ये DL हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, देखो ये DL है मेरा हाथ, समझो ये पॉइंट क्या है बताइए, ये पॉइंट क्या है P, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है R। तो पेज को आपको कैसे रखना है, इसकी डायरेक्शन में, पेज का नोक इसके डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन में हमने रख दिया। तो अब हमें इस पॉइंट से इधर जाना है, तो कैसे घुमाएंगे, देखिए देखो इसे यहीं से समझो, ये हमने रख दिया तो ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे, ये क्लॉकवाइज ना। अच्छा क्लॉकवाइज घुमाने पर ये कहाँ होगा डायरेक्शन, देखो ध्यान समझो, क्लॉकवाइज घुमाने पर ये पेज का नोक कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा अंदर की ओर। देखो ये समझो है, ये हमने ऐसे ही घुमाया था, देखो ऐसे, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन होगा अंदर की ओर। कहाँ पर होगा, अंदर की ओर। बात समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ अंदर की ओर होगा पूरी फिजिक्स में, उसको हम क्रॉस से व्यक्त करेंगे, किससे, क्रॉस से। अगर बाहर की ओर होगा तो हम डॉट से यूज करेंगे। तो अगर ऐसा लगा हुआ है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना उस पॉइंट पर, क्रॉस का मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पर, ठीक है, जो करंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। ये है इनवर्ड और ये है आउटवर्ड, ठीक है, यानी ये है बाहर की ओर, बाहर की ओर, और ये क्या है, अंदर की ओर। समझ में आ गया, अंदर की ओर, ठीक है। तो बात समझ में आया कुछ। देखिए अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पर चलो एक काम करो, अगर ये रूल टफ लग रहा हो ना, फिर से मैं, वैसे टफ तो नहीं लगेगा, करना क्या है, ये हमने रख दिया, ध्यान समझो, इस पॉइंट पर ज्ञात करना था, इसके पेज को ऐसे रख दिया, इस पॉइंट पर ज्ञात करना था, ऐसे ही तो घुमाएंगे, ऐसे बोलो, ऐसे ही तो घुमाएंगे, देखो ऐसे ऐसे। तो ऐसे अगर घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये कहाँ पर जा रहा है, ये जहाँ पर जाएगा जिधर की ओर, ये नोक जिधर की ओर जाएगा उसी पॉइंट पर इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। देखिए ये कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर ना, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की ओर। चलिए अगर ये टफ लग रहा है ना, तो इसका देखो हमें दिशा ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, दिशा। कोई ज़रूरी है कि अगर इससे नहीं समझ में आया तो अगले वाले से, थोड़ा ये टफ पड़ता है, लेकिन पर बहुत ईजी है ना। कुछ नहीं करना, इसको और इसको मिलाओ, दोनों पॉइंट जहाँ पर मिले वहीं पर पेच रख दो, और जिधर से जाना उधर से फिंगर करो। अगर ये अंदर जा रहा है पेच तो डायरेक्शन उस पॉइंट पर अंदर की ओर, अगर ये पेच बाहर आ रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। जैसे मैं ये बात करूँ, ध्यान समझो, अगर मैं यहाँ पर मिटा दूँ इस पॉइंट को, मैं अगर यहाँ पर बात करता, देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होता, देखो ये हो गया ना, ये इधर की ओर हो गया। अब देखो हाथ को मैं इधर घुमाना ना, देखो मतलब आप ऐसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाओगे ना, देखो इधर से इधर जाना है ना, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। और किसी पेज को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पेज कहाँ आएगा, बाहर की ओर। और अगर बाहर की ओर आएगा तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर, ठीक है ना। कहाँ पर होगा, बाहर की ओर। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डॉट से। यहाँ पर किससे प्रदर्शित करेंगे, क्रॉस से, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी हमारे पास एक रूल और है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम, है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम, की हथेली का नियम, ठीक है, ध्यान समझना। दाएं हाथ की हथेली का नियम बहुत सिंपल है, ठीक है। इससे भी हम वही डायरेक्शन ज्ञात कर पाएंगे जिस पॉइंट पर, ठीक है ना। अगर किसी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, उस करंट मतलब उस वायर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, उसको इसी हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दक्षिणावर्ती पेज का नियम ही पता हो, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे ईजी होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट फार्मूला बहुत ईजी है। तो करना क्या है, ध्यान समझना, बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। जैसे हमने ये कहा कि मान लीजिए ये DL लंबाई हो गया, ध्यान समझना, ये DL हो गया, है ना, ध्यान समझो। ये इस पॉइंट पर क्या था, P था, यहाँ से R डिस्टेंस पर ये एंगल कितना था, थीटा। तो पहले ये तो हो ही गया। देखो अब इसमें करना क्या है कि अपने हाथ को, अपने ये दायां हाथ, पैर की उंगली मत यूज करना, है ना, नहीं तो पैर की उंगली यूज करना, यूं यूं घुमाओ, है ना। देखो ये दायां हाथ है, इस दाएं हाथ का जो अंगूठा है ना,
उधर की ओर रखो जिधर की ओर करंट बह रहा हो, है ना, यानी वो डीएल की ओर रखो, ये रख दिया। और ये अपनी उंगली को उधर की ओर ले जाओ जहाँ पर हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर ना, ये देखो, ये ऐसे। बात समझ में, कुछ समझ में आ रहा है? बोलो, आई बात समझ में? ये देखो, ये हुआ ना। अब ये हाथ आपका कैसे घूमेगा? ऐसे, देखो अंदर की ओर जा रहा है, देखो देखो, ये ध्यान समझो, ये कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा। और अंदर की ओर तो होगा, अगर मैं ये कहूँ ना, अंदर की ओर इसके परपेंडिकुलर, है ना, ये होगा। बात समझ में आया? अब कहोगे सर जी ये और ये समांतर है, अरे समांतर नहीं है, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो अब मैं यहाँ पर क्लियर करना हूँ। ये हो गया वायर जिसमें करंट फ्लो रहा है ऊपर से, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ध्यान समझो, देखो बहुत ईजी तरीका। ये आपका हो गया वायर जिसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, यानी यहाँ से इस डिस्टेंस पर हमें ज्ञात करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की होगा। ध्यान समझ में आया? ध्यान समझ, देख लो, ऐसा है। तो हमें क्या करना है? दाएं हाथ का अपना यूज करना है। ये हमारा हो गया अंगूठा। अंगूठा हम कहाँ रखेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा हो उस डायरेक्शन में ना, उसी पर ऐसे रख दिया। और उसके बाद ये उंगली उधर की ओर इंगित करे जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्ञात करना था, उसका डायरेक्शन किधर की ओर, तो ऐसे ही तो रखोगे। देखो ये हुआ ना, समझ में आया? तो ऐसे कहाँ जा रहा है? ये इधर की ओर। बात समझ में आया? ये इधर की ओर, यानी इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे होगा। देखो ध्यान समझो, तीनों लंबवत हैं। कैसे? देखो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, ये अंगूठा इधर की ओर, और इस पॉइंट पर मैं ज्ञात करना था, ऐसे ही तो रखेंगे। चेक कर लो सभी लोग, ऐसे ही तो रखेंगे। तो ये कहाँ जा रहा है? इधर की ओर, इधर की ओर जा रहा है ना, इधर की ओर, इधर की ओर। तो कहीं ना कहीं देखो अब तीनों परपेंडिकुलर हुए। ये देखो करंट इधर की ओर जा रहा है और आर पॉइंट इधर की ओर है ना, और जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर की ओर है कि नहीं? तीनों परपेंडिकुलर हैं। समझ में आया? जी सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये वायर है, इसमें करंट ऊपर से कहाँ है? नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है। इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। अगर डायरेक्शन निकालना आ गया तो बहुत ईजी होगा। ये है ना, इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है? अपना अंगूठा किधर की ओर? उधर की ओर, जिधर की ओर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये अंगूठा होगा, करंट हमने रख दिया, ठीक है। अब ऐसे तो रखेंगे ना, इधर हमें देखना है तो हम ऐसे ही रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे। अब देखो इस पॉइंट पर हो गया ना, अंगूठा भी इधर की ओर हो गया। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन किधर की ओर होगा, देखो देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा? ऐसे जाओगे, ऐसे, मतलब ये हो गया किसका? करंट का डायरेक्शन। यहाँ से ये डायरेक्शन हो गया आर का, और इसी के आर के जस्ट परपेंडिकुलर लंबवत किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या समझ में आ गया? नहीं है? आ गया। चलिए मैं एक बात ध्यान समझना। अब मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ, ये करंट नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है ऐसे, ठीक है। आपको ध्यान समझना है, नीचे से कहाँ बह रहा है? ऊपर की ओर बह रहा है। और आपको पता है कि अगर मैं बात इसको 4 भाग में डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूरब, ये पूरब और ये पश्चिम, ऊपर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये हो गया डायरेक्शन। अब यहाँ से करंट नीचे से, यानी कि कहाँ से कहाँ बह रहा है? देखो दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, और इस पॉइंट पर, है ना, यानी पूरब पश्चिम, इस पश्चिम पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ठीक है। ध्यान समझ में आया? हमने ये कहा कि इसमें करंट बह रहा है, देखो ऐसे बह रहा है ना, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कहाँ से कहाँ की ओर? हमने ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो नीचे क्या बताइए? नीचे है आपका दक्षिण, और ये क्या है? ऊपर उत्तर, है ना। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे करंट बह रहा है। हमने कहा पश्चिम पॉइंट पर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूर पर हमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो आपका काम क्या है? आपको अंगूठा देखना है। अंगूठा जिधर की ओर करंट बह रहा है उधर की ओर रख दो। करंट कहाँ बह रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो हमने ऐसे रख दिया ना, ठीक। और ये उंगली उधर की ओर इंगित करे जहाँ पर ज्ञात करना है, तो ये हमने ज्ञात, ऐसे तो होगा। अब इस पॉइंट पर अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो किधर की ओर होगा? इधर से इधर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? इधर से इधर की ओर आएगा। बोलो, आएगा ना? हाँ या ना? यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की ओर परपेंडिकुलर। देखो अब ध्यान समझना, यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम यही कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो अंगूठा है वो, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में रखना जिधर की ओर करंट का फ्लो हो रहा है, और ये जो आपकी उंगली है वो उधर की ओर होनी चाहिए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो ये अंगूठा, मतलब ये उंगली जिधर की ओर चलेगी, है ना, उसी पॉइंट पर, है ना, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो जिधर की ओर ये उंगली चलेगी। समझ में आया? चलिए, ये हो गया क्या चीज़? दाएं हाथ की हथेली का नियम। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए वायर है, ध्यान समझो, ये वायर है,
ठीक है, ये पूरा डी एल लंबाई का है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। बात समझ में आया, ये पॉइंट क्यू पर। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ऐसे अंगूठा इधर की ओर रखना है, ये उंगली इधर की ओर, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। तो यहाँ पर होगा इनवर्ड, यानी कैसा होगा, इनवर्ड, यानी अंदर की ओर। समझ में आ रहा है, अंदर की ओर। अच्छा, अगर मैं ये आपसे कह दूँ इस पॉइंट पर बताइए, है ना, यानी पॉइंट पी इसको मान लो, इस पॉइंट पर यहाँ डिस्टेंस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस तो बाकी बात में है, वो तो फार्मूले से हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट पी पर हमें ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंगूठा इधर रखो, ये देखो कहाँ हो रहा है, देखिए जस्ट बाहर की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कहाँ होगा, बाहर की ओर। और कैसा होगा इस पॉइंट पर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ध्यान समझिए, ऐसे होगा, ऐसे इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पर जस्ट अंदर की ओर होगा, परपेंडिकुलर। क्या समझ में आ रहा है कुछ? तो डायरेक्शन ज्ञात करना सीख गए आप लोग। नहीं है तो कहो 1-2 क्वेश्चन और करा देता, चलो 1-2 और करा देता हूँ, ध्यान समझिए। देखो अब अंदर बाहर तो आप समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ डायरेक्शन के अनुसार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखिए, ये है आपका क्या होता है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बात समझ में आए, ध्यान समझिएगा मेरी बातों को। अगर यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, इस पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पॉइंट पी पर, और इस पॉइंट क्यू पर इसमें करंट कैसा प्रवाह हो रहा है ना, यानी अगर मैं कहूँ तो एस से किसकी ओर हो रहा है, एन की ओर, एस से एन की ओर। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये ऐसे रख दो, ये कहाँ होगा, एकदम क्लियर है ना, कैसा होगा, इनवर्ड, है ना, यानी क्रॉस होगा अंदर की ओर। बात समझ में आ रहा है, अंदर की ओर। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पर कैसा होगा, ये है, ऐसे रख दो, ये कहाँ होगा, ऐसे होगा, इस पॉइंट पर ऐसे बाहर की ओर, इस पॉइंट पर ऐसे अंदर की ओर। समझ में आ गया, ये पॉइंट पी के लिए है और ये पॉइंट किसके लिए है, क्यू के लिए। क्यू के लिए क्या होगा, बाहर की ओर। बात समझ में आ गया जी सर। तो आपको डायरेक्शन ज्ञात करना आ गया, कहाँ पर अंदर की ओर होगा, कहाँ पर बाहर की ओर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें वायर से ना परेशान हो गया हूँ, एक दिन वायर काट कर देंगे, बिना वायर से ही हम लोग आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गया। अच्छा अगली बात यहाँ पर मैं ये करूँ, ध्यान समझना कि जैसे ये आपका है ना बायो सेवर्ट का नियम ये था, इसमें करंट आई बह रहा था, यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई के कारण, सूक्ष्म लंबाई डी एल ना, इसके कारण इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना था, बताइए, बोलो। यहाँ से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना था मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। तो यहाँ एंगल कितना था, थीटा। यहाँ पर फार्मूला क्या था, बहुत बड़ा फार्मूला था, बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तो डी बी बराबर मैग्नीट्यूड के रूप में भी μ0/4 पाई आई डी एल, है ना, साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये ऐसा था। ठीक है, वेक्टर के रूप में लिख दो सर, बार बार सर वही बात कर रहे हैं, μ0/4 पाई आई डी एल, है ना, डी एल क्रॉस अपान आर क्यूब, ये ऐसा था कुछ। ठीक है जी सर। अच्छा ये थोड़े से भाग के कारण आया, अगर मैं अगला थोड़ा सा भाग लूँ, ध्यान समझना, यहाँ पर ये डी एल लंबाई, इसके कारण यदि मैं इस पॉइंट पर ज्ञात करूँ, ठीक है, ये यहाँ डिस्टेंस r1 मान लो, क्या मान लो, r1, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा, इसको थीटा1, इसके कारण इस पॉइंट पर ज्ञात करोगे तो यहाँ पर केवल क्या बदलेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा r1 आ जाएगा, और dl तो सेम रहेगा ना, dl वही रहेगा। तो केवल क्या बदल रहा है, r बदल रहा है और थीटा बदल रहा है ना। अगर मैं इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट पर ज्ञात करना चाहूँ तो छोटे छोटे भाग में इसको डिवाइड करके इस पॉइंट पर ज्ञात कर लूँ, लेकिन जोड़ने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर रूल लागू होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि हमने किसमें बताया था, याद करो, वेक्टर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बताया गया था ना, बहुत सारे चार्ज थे, तो उन सभी चार्जों के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसे ज्ञात करते, उन सभी के कारण ज्ञात कर लेते थे और डायरेक्शन के अनुसार जोड़ लेते थे। उसी के अनुसार यदि यहाँ पर हम लोग ज्ञात करें सभी के कारण, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, बी नेट, हम कह सकते हैं कि B1 इसके कारण मान लो B1 इसके कारण B2 ऐसे ज्ञात होगा, तो सब वेक्टर फॉर्म B1 प्लस B2, है ना, प्लस B3 ऐसे प्लस डॉट डॉट करता हुआ। तो कहने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पर जो
मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी कहीं ना कहीं अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। क्लियर हो गया? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करता था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर, मिटा दिया जाए। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात और कर लेता हूँ। कभी कभार पूछ लेता है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड और कूलाम के नियम में कोई संबंध है ना? ध्यान समझो, मैग्नेटिक फील्ड और कूलाम के नियम में कोई समानता बताइए और असमानता बताइए। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर ना क्या कहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहीं पर क्या कहता है? कौन? अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो हो गया ख़त्म। इसमें कैसा होगा? dB बराबर क्या आ जाएगा? μ0 अपान 4 पाई और क्या आ जाएगा? IDL साइन थीटा अपान, वेक्टर के फॉर्म लिख रहे हो तो DL क्रॉस R अपान R क्यूब हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड रूप में लिखोगे तो B बराबर dB बराबर μ0 अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये तो होता है। देखो, मैग्नीट्यूड के रूप में अगर हम तुलना करें तो पहले इन दोनों की बात करते हैं समानता की। किसकी? समानता। समानता दोनों में क्या है? समानता दोनों में ये है कि दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। बात समझ में आ गया? कूलाम का नियम और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के फार्मूले में देखा जाए तो आर क्या? दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती है ना। तो कहीं ना कहीं एफ और ये बी, डेल्टा बी है ना, डी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या करते हैं बताइए? दो के दोनों जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये पहला हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दूसरे की, तो दोनों क्या होते हैं? दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घ का मतलब ये बड़ी दूरी के लिए ये भी लागू है, चाहे जहाँ पर ज्ञात कर लो, ये भी दो बिंदुओं के बीच, चाहे जहाँ दोनों चार्ज को रख दो उनके बीच फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा ये है, लिख दिया जाए। जी सर, पहला क्या है? दोनों। दोनों का मतलब कौन? हम दोनों नहीं, है ना, वो नहीं, दोनों, ये दोनों एफ और डी है ना। दोनों का मतलब एफ एंड, है ना, कौन सा? डी बी, ठीक है। एफ एंड बी किसका नियम है? एफ एंड बी दूरी के, है ना, वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? होता है। चलिए, अच्छा दूसरा क्या है? दोनों दीर्घपरासी होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? दीर्घपरासी होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी तो किसका? अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है ये भी। तो दोनों कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। बात समझ में? ये हो गई दोनों में समानता। तो समानता नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं असमानता की। ठीक है, चलिए अब बात कर लिया जाए असमानता की। असमानता, ठीक है। असमानता में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चार्ज है, आवेश, यहाँ पर क्या है? आई डी एल। ध्यान समझो, आई डी एल, ठीक है ना, आई डी एल। तो आई और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में, छोटी सी दूरी के लिए ये डी एल क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आवेश इस वाले में, एफ में, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। ये दोनों असमानता है ना। जबकि आई डी एल एक क्या है? सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। क्या समझ में आया? चलिए, असमानता नंबर 1। पॉइंट नंबर 2। दूसरी असमानता ये है कि जो फोर्स होता है वो, है ना, कोण पर निर्भर नहीं करता, जबकि डी बी जो है वो कोण पर निर्भर करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ फोर्स मतलब कोण पर निर्भर नहीं करता, जबकि डी बी, है ना, जबकि डी बी क्या होता है? आर, यानी डी एल और डी एल एवं आर, है ना, के बीच
के कोण पर निर्भर करता है। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया? तो ये क्या थे? असमानता। बात समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये था कूलाम का नियम और ये था बायो-सेवर्ट का नियम। दोनों में क्या है? समानता और असमानता। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक नोट हो गया हो तो आगे चलें, मिटा दिया जाए। ओके, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अभी टाइम है, अभी बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ, सिर्फ 45 मिनट ही हुआ है, ठीक है। 45 मिनट और लगेगा बस, ज़्यादा नहीं, 45 मिनट, ठीक है। अगला हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। अगली हेडिंग आप लगा लीजिए, लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र नहीं है ना, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय, है ना। एक मिनट, क्या है? लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चलो ये हो गया हेडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। इस फार्मूले से आप देखना कि अच्छे से अच्छे सवाल आपके सॉल्व होंगे। मैं सवाल भी सॉल्व कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो लंबा हो सकता है पर कोई बात नहीं, आप बने रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें क्या लेना है? लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो कि भी मज़ा भी आ जाएगा। चलें आगे चलें। ओके, एक काम करते हैं, मैं ठीक है, मैं इसको दो लेक्चर में कर दे रहा हूँ, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। तो एक काम करिए, जस्ट इसी के बाद अपलोड होगा, दोनों लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, तो दोनों देखिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए कह सकते हैं इसको मैं यहीं पर इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, है ना, इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ। कंप्लीट इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बैठे बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं। उनको इतना लंबा वीडियो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ 10 मिनट चाहिए जिसमें वो खुशी हो जाएं। तो बहरहाल 10 मिनट में कुछ होता नहीं है। तो इस वाले टॉपिक को अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।